नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज गए हैं और इस बुलेटिन में कौन कौन सी खबरें होंगी वो खबरें हम आपको बता देते हैं। शाम 7 बजे के बुलेटिन में देखेंगे लखनऊ बिल्डिंग हादसे के घायलों को सीएम योगी ने मुलाकात कर सांत्वना दी। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। मऊ में एसपी नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप का आरोप लगा है तो प्रयागराज में 2 बेटियों की हत्या के बाद एक पिता ने जान दे दी। वहीं बहराइच की बात की जाए, न्यूज 18 ने भेड़िए की मांद खोज निकाली है। साथ ही कई और बड़ी खबरें इस बुलेटिन में होंगी। तो चलिए विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। गोंडा में भूमाफिया ब्रजेश अवस्थी के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हुई है। नजूल की जमीन पर बनी 2 मंजिला इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया गया। कचहरी स्टेशन के पास अवैध मकान बना था जिसे गिराया गया है। भूमाफिया ब्रजेश अवस्थी ने नजूल की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और मकान बनवाया था। जालसाजी और धोखाधड़ी के जरिए तमाम जमीनों पर इसने कब्जे किए हैं। इसकी शिकायत अधिकारियों को मिली थी, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर के तहत गिरफ्तार भी उसे किया गया है। ये 7 तारीख नियत की गई थी भूमाफिया ब्रजेश अवस्थी द्वारा नजूल के घाटे पर अवैध निर्माण को गिराने की। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को 7 तारीख को गिराने का आदेश दिया गया था। उस दिन 3 जेसीबी के माध्यम से इसको गिराया गया था, तो उससे थोड़ा सा असुरक्षित महसूस कर रहे थे गिराने वाले सभी कर्मचारी। तो इसलिए आज एक पोकलैंड मंगवाकर और सुरक्षित तरीके से पूरा स्ट्रक्चर गिरा। हरदोई में पाली थाना क्षेत्र के अमन हत्याकांड में प्रशासन ने कार्रवाई की। मुख्य आरोपी के निर्माणाधीन मकान की एक दीवार गिरा दी गई। कब्रिस्तान की जमीन पर दीवार बनी है। पाली के खेमपुर गांव में 29 जून की रात हत्या हुई थी। जो दीवार खाली जैसे पहले मड़ैया गिराए थे तो चौमास में ऑटोमेटिक गिर जाती। उसके बाद में जो आज 1-2 महीना बाद दीवार गिराई गई, इससे हमारा कोई संतुष्टि नहीं। एक तो उनको भी मकान बचा हुआ है जैसे 28 नंबर खलियान में, उसकी कार्रवाई हो। और उसके बाद में जो हमने बयान में दे हैं नाम जो दे रहे हैं और जो फरार है वे लोग नहीं पकड़े जाते हैं। इसको कारण का इससे हमारी संतुष्टि हमारी नहीं है। जो भी हुई खुद भगवान करे या कोई अधिकारी करे कानूनी, या जो कुछ हुई तो हम तो विधाता ना हुए। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में एक पिता ने अपनी ही 2 बेटियों की पहले तो चाकू गोदकर हत्या की और फिर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। इसके बाद शव कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी है। मौके पर फील्ड यूनिट के फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। घटना के वक्त पत्नी घर पर नहीं थी। मनीष प्रजापति धूमनगंज में किराए के मकान में पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। हालांकि मनीष ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अब तक साफ नहीं है। आर्थिक तंगी या फिर पारिवारिक कलह हत्या और आत्महत्या की वजह हो सकती है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ भी क्लियर नहीं बताया। देखा ये पीआरवी आने के बाद ही फील्ड यूनिट के साथ ही कमरा ओपन हुआ। अंदर से बंद था, ताला बंद था। ओपन करने के समय एक आदमी, ये मनीष है, अराउंड 30+ एज है इनका, ऐसे ही हैंगिंग पोजीशन में है। साइड में नीचे 2 इनका बेटियां है, ऐसे 5 साल 3 साल उम्र का है। वो दोनों का ऐसे देखने में चाकू से मारा है पेट में। दोनों का ऐसे ये देख रहा है कि अभी कारण क्लियर नहीं है। यही दोनों बेटियां का हत्या करके खुद ही सुसाइड कर दिया है। लखनऊ बिल्डिंग हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए गृह विभाग के सचिव डॉक्टर संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम में सहकारिता विभाग के सचिव बलकार सिंह और पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर विजय कन्नौजिया शामिल हैं। सीएम योगी ने हादसे की वजह की तह तक जाने के आदेश दिए हैं। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में घायलों से मिलने पहुंचे सीएम योगी। लोक बंधु अस्पताल में जाकर मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। सीएम योगी ने अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों से बात की है।
उनके परिवार से भी बात की और समुचित इलाज का भरोसा दिया है। कल ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हादसा हुआ था। 8 लोगों की जान चली गई थी, 28 लोग जख्मी हुए। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। वहीं बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हादसे के बाद 24 घंटे का वक्त बीत गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। इसी बीच आज सीएम अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। सीएम के बाद डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी घायलों से मिलने दीनबंधु अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर डिप्टी सीएम ने घायलों का हालचाल जाना और सभी से बातचीत की है। समुचित इलाज का सभी को भरोसा दिया है। का इलाज बेहतर से बेहतर ढंग से किया जा रहा है। लोक बंधु अस्पताल में अभी 10 घायल एडमिट हैं। उनसे सभी से हमने बात किया है। सभी लोग सुरक्षित हैं और उनका इलाज उच्च कोटि का बेहतर से बेहतर किया जा रहा है और सब कुछ कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। और इस घटना में, दुखद घटना में 8 हमारे भाई असमय मृत्यु का शिकार हुए हैं। हम हृदय की गहराइयों से शोक संवेदना अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने के बाद 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्निफर डॉग्स की मदद से बिल्डिंग के मलबे में अभी भी जिंदगी की तलाश जारी है। बिल्डिंग मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। वहीं एहतियातन एलडीए ने बगल वाली बिल्डिंग को भी सील कर दिया है। मंजिला बिल्डिंग गिरने के मामले में आज भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं मलबे में जिंदगी की तलाश भी जारी है। पुलिस की टीम अपने स्निफर डॉग्स को लेकर यहां पर पहुंची हुई है, जो बीच बीच में जाते रहते हैं और मलबे के अंदर ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि अंदर कोई जिंदा व्यक्ति या कोई और मृत व्यक्ति है या नहीं है। आप देख सकते हैं इस वक्त एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अपने स्निफर डॉग्स को मौके से वापस लेके आ रहे हैं और अभी तक इनको यहाँ कोई सफलता नहीं मिली है। और ये बात अब तक की जांच में सामने भी आ चुकी है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 28 लोग घायल हैं। बावजूद इसके अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। 3 मंजिला इमारत थी, काफी ढेर सारा मलबा इकट्ठा है, लिहाजा यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ लोकल प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। मलबे को अभी भी साफ किया जा रहा है और इसी बीच इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिक राकेश सिंघल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है जो गैर इरादतन हत्या की धाराओं में है। उसमें धोखाधड़ी की धारा भी लगी हुई है। एफआईआर के मुताबिक कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। लखनऊ में मलबे के नीचे दबे लड़के के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। मलबे में दबे लड़के का पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू कर रही है। जवानों ने रेस्क्यू किया। जो वीडियो में आप देख रहे हैं, लड़के को सकुशल बाहर निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि इतने मलबे में दबे होने के बाद भी लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत गिरी और मलबे में दबकर 8 लोगों की जान चली गई है। 28 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। सब लोग आराम से बहुत बढ़िया अम्बेडकर नगर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डकैती करने वाला जब एनकाउंटर में मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को दर्द होता है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता थी, आज प्रदेश माफिया मुक्त हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जो जितना बड़ा गुंडा एसपी सरकार में उतना बड़ा ओहदा। आज एनकाउंटर में डकैत मारा जाता है तो एसपी को बुरा लगता है। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो
जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं। ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने एक बार फिर यूपी के बंटवारे की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास के लिए बंटवारा जरूरी है। हमारी मांग है कि अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बने, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश को डिवीजन होना चाहिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, जो भी चीजें सहमति आपस में हो, ये पूरे प्रदेश की बात है, कोई एक आदमी डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश, हमारी जो मांग है पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, और वो साथ बैठ के पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बढ़ना चाहिए, स्वरूप कोई भी हो। सरकार में कभी कोई डिस्कशन हुआ ऐसा? देखिए, मैं तो अपने हमेशा बात करता रहा, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो। जब मैं मंत्री था जब भी बात कहता था, अब मंत्री नहीं हूँ अब भी अपनी बात कहता हूँ, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए है। और उत्तर प्रदेश को जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, आप नहीं संभाल सकते जब तक इसका डिवीजन नहीं होगा। पूर्व मंत्री संजीव बालियान एक बार फिर यूपी के बंटवारे की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यूपी के विकास के लिए बंटवारा जरूरी है, अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाया जाए, ये डिमांड उन्होंने रखी है। जब हमारे सहयोगी ने पूछा कि क्या पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर ऐसी कोई चर्चा हुई है, तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया वो भी आपने सुना। निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, आखिर क्या वजह है संजीव बालियान एक बार फिर यूपी के बंटवारे की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने की मांग संजीव बालियान ने लोकसभा चुनाव से पहले भी उठाई थी, और एक बार फिर इसी मांग को लेकर वो एक सेमिनार कर रहे हैं जिसमें 27 जिलों के लोग शामिल हुए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पुरजोर तरीके से मांग उठाई, उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक मैंने अपनी बात रखी है, और इस पर अब युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि किसी भी आंदोलन को जन्म देने के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन होगा और तभी ये मांग पूरी होगी। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि कई प्लेटफॉर्म्स पर सरकार के कानों तक ये बात रखी गई थी, लेकिन अभी तक लेकिन सवाल है कि प्रदेश में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार है, फिर आंदोलन की कहाँ जरूरत है, फिर इस तरह से मांग उठाने की कहाँ जरूरत है? पार्टी फोरम पर सरकार के अंदर अपनी बात रखे। बिल्कुल, उन्होंने खुद भी यही बात कही जब मैंने पूछा उनसे कि जब सरकार आपकी दोनों प्रदेश में और देश में सरकार आप ही की है, भाजपा की सरकार है, तो विरोध कौन कर रहा है? मायावती पहले ही इस बात को लेकर पक्ष में थी, और उसके बाद विरोध करने का प्रश्न कहाँ से उठता है? तो उन्होंने कहा कि किसी के राजनीतिक हित हो सकते हैं, किसी पार्टी का समीकरण गड़बड़ा सकता है, लेकिन ये सब चीजें अलग है। पश्चिम के विकास के लिए ये जरूरी है, और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होता है तो यहाँ किसान का राज होगा। उन्होंने यही कहा कि यहाँ किसान का राज होगा, और यही विकास की नींव भी बनेगा, क्योंकि पश्चिम का जो विकास है वो बंटवारे के बाद ही संभव है, ऐसा संजीव बालियान का कहना है। जी ठीक है, धन्यवाद निखिल इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर अयोध्या में मासूम से हैवानियत के मामले पर सियासत जोरों पर है। जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने परिजनों से मुलाकात की। एसपी सांसद ने मिलने से पीड़ित परिवार ने इनकार कर दिया, और इसी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एसपी सांसद अवधेश प्रसाद से पीड़ित परिवार आखिर क्यों मुलाकात करता? कार्रवाई करने के लिए उनको फांसी सजा दी जाए। डालेंगे नहीं। अब इसके बारे में गांव के लोगों का कहना है कि देर रात को वो आने का प्रयास किए थे, और उसके भीतर लोगों को ये कह रहे थे कि अब आगे धमकी नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब कि धमकी देने वाले उनके संरक्षण में हैं, उनके चट्टे बट्टे हैं, और समाजवादी पार्टी ऐसे अपराधियों को प्रोत्साहन करने का काम करती है, और उसको संरक्षण देने का काम उनके नेता करते हैं। उनको ये भ्रम हो गया है कि जो है वो सरकार उनकी है, तो ये भ्रम उनका दूर हो जाएगा। मेरे साथ तो गांव के 2 दर्जन से ज़्यादा लोग थे, मेरे साथ तो गांव प्रधान भी थे हैं। अब उनको देखिए, ऐसा है, इनको सबको भूत सवार है अयोध्या सीट हारने का। अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट हारने का इनके ऊपर भूत सवार है। वही भूत इनको हर जगह बुलवा रहा है, हाँ बाएँ साएँ। इनका क्या लगाव है भाई वहाँ? ये क्या है, चुनाव जिताने? अपने चुनाव में तो हारे हैं, लोकसभा में 42,000 से हारे हैं। यहाँ बीजेपी को जिता पाएंगे? बीजेपी जमानत नहीं बचा पाएगी, जमानत नहीं बचा पाए जमानत।
तो एक दलित लड़की से रेप की बात है। पीड़ित परिवार ने मिलने से इनकार कर दिया अवधेश प्रसाद से। अवधेश प्रसाद ये बता रहे कि कितने वोट से वो जीते हैं और उनके बयान पर उनके समर्थक ताली बजा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने पीड़ित परिवार वालों को अपनी गिरफ्त में लिया है। उनको समझा दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से न मिले। यानी कि बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से कि उन्होंने ही अवधेश प्रसाद से नहीं मिलने दिया पीड़ित परिवार। माता पिता उनको जो है बीजेपी के लोगों ने ऐसा समझा दिया है जो है कि उनको जो है अपने गिरफ्त में ले लिया है। और हम लोग भी जो है गए थे खुलेआम, हमारे सांसद महोदय जी ने कहा वहाँ पर कि जो पीड़ित है हम उसके साथ हैं। हम जाति बिरादरी के पक्ष में नहीं है। गलत जो कोई करता हो हम उसके विरोध हैं। गलत का साथ हम नहीं देंगे। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी आलाकमान ने बृजभूषण शरण सिंह को सलाह दी है। पार्टी आलाकमान की ओर से उन्हें बयानबाजी से बचने को कहा गया है। खासकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर कोई भी बयान न देने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को लेकर कहा था कि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों की सजा दी। गलत तरीके से विनेश गई थी ओलंपिक में और यही वजह रही कि वो हार भी गई हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी लगाया कि वो तो पहले से कहते रहे हैं कि कांग्रेस की शय पर विनेश ने आंदोलन किया था और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। अब कांग्रेस में शामिल हो गई है विनेश। तमाम तरह की बातें कही थी, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें ऐसा कहने से अब रोक दिया गया है। इधर मऊ में एसपी नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप का आरोप दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज होने के बाद से ये आरोपी एसपी नेता फरार है। आरोपी पूर्व विधायक दयाराम पाल का बेटा है और सीनियर वकील भी है। वीरेंद्र बहादुर पाल पर उनकी सहयोगी ने रेप का मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा दर्ज होने की खबर सामने आते ही एसपी नेता फरार हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। आरोप लगाने वाली महिला बलिया जिले की रहने वाली है। और बीजेपी ने इस घटना को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए। पार्टी ने आरोप लगाया कि जब से अखिलेश यादव ने रेप के आरोपी अपनी पार्टी के नेताओं की तरफदारी की है, तब से इस तरह की वारदात और ज्यादा बढ़ गई है। जब से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और उनका इकोसिस्टम बलात्कारियों, लुटेरों और अपराधियों के पक्ष में खुलेआम खड़ा हुआ है, तब से समाजवादी पार्टी के जो अपराधी बिलों में घुस गए थे उनका मन बढ़ा हुआ है और वो इस तरह की घटनाओं में निरंतर लिप्त रह रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है। अखिलेश यादव से मेरा सवाल है, क्या इस मामले में भी डीएनए टेस्ट और पोलोग्राफी टेस्ट की बात करेंगे? जांच चल रही है। इसी बीच वीरेंद्र बहादुर पाल का आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिया गया। एसपी नेता वीरेंद्र पर रेप का केस दर्ज है, तब से वो फरार चल रहा है। वीरेंद्र बहादुर पाल समाजवादी पार्टी का नेता है, पूर्व विधायक का बेटा है, जिस पर रेप का आरोप उसके सहयोगी ने लगाया है। जब से आरोप लगा है तब से वो फरार चल रहा है। आर्म्स लाइसेंस उसका रद्द किया गया है, यानी कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इधर आगरा उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एसपी मुखिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिता अपराधियों के लिए मनोविज्ञान की बात करते थे और बेटा बलात्कारियों के डीएनए टेस्ट की बात करता है। इस तरह से उन्होंने तंज कसा है। साथ ही ये भी कहा कि मौजूदा सरकार अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। इनका अखिलेश जी के पिताजी कहते थे, उसको मनोविज्ञान से जोड़ते थे अपराध कि इस उम्र में लड़कों से घटना हो ही जाती है, यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरी तो उनका बेटा विज्ञान से जोड़ रहा है कि साहब इनका पहले तो आपने गिरफ्तार कैसे कर लिया, इनका पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इनका पोलोग्राफी टेस्ट होना चाहिए। तो बेटा विज्ञान से जोड़ता है, बाप मनोविज्ञान से जोड़ता था, इसलिए अपराध बढ़ते थे। आज जीरो टॉलरेंस है।
उधर अमरोहा में स्कूल में नॉनवेज लेकर जाने पर बच्चे का नाम स्कूल से काटने के मामले और अभद्र बदसलूकी के मामले में सुर्खियों में है फिलहाल ये केस। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जौहर रहमान बर्क ने अमरोहा पहुंचकर पीड़ित बच्चे के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रिंसिपल या टीचर को स्कूल से निकालकर केस दर्ज करना चाहिए ताकि एक मिसाल बने। कोई भी हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, ऐसे लोगों को स्कूल में रहने का कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको स्कूल से निकालना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे कि इनको तो वो इंसाफ मिले ही और आने वाले समय के अंदर कोई इस टाइप की घटना दोबारा नहीं घटे, जिससे कि हमारे मासूम बच्चों को ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़े। बहराइच के सिकंदरपुर गांव में कई किलोमीटर अंदर जंगल में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे भेड़ियों की मांद दिखी। इन मांद को देखने से पता चलता है कि हाल ही में भेड़िए यहां पर रुके भी थे। मांद की निगरानी करने के लिए वन विभाग की टीम ने कई कैमरे लगाए हैं ताकि भेड़ियों की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। गांव वालों का कहना है कि इस जंगल में इस तरह के और भी कई मांद हैं जहां भेड़िए देखे भी गए हैं। एक बार 15 दिन पहले हम खेत देखने आए थे। ये हमारा खेत है, बीच खेत में मतलब खड़ा था और गाड़ी पर बैठे थे। गाड़ी से मतलब वो उसने हमारी तरफ देखा, हमने उसकी तरफ देखा। अगर सियार होता तो भाग लेता। हाँ, उसके साथी बाराती भी यहाँ पे हैं। आज हो गए जी। हमने देखा है करीब हमारे जो टावर वहाँ लगा हुआ है, टावर में यहाँ से बचा के जा रहे तो सड़क के किनारे वो बाग में बैठा हुआ था, सड़क के किनारे। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। बहराइच के कई गांव में आश्रय स्थल भी बनाया गया है। पंचायत भवन में लोगों के सोने की व्यवस्था की गई है। चंदपैया समेत कई गांव में आश्रय स्थल बना दिए गए हैं। अगरौरा, दुबहा, रायपुर, सिसैया, चूड़ामणि में ये आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां पर जो लोग जिनके घरों में दरवाजे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें यहाँ पर ठहरने का इंतजाम किया गया है। रात के वक्त कोई अकेले कहीं आए जाए नहीं, वो भी यहाँ रुक सकते हैं। तो भेड़िया क्योंकि गांव में कई घटनाएं कर चुका है, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि अगर घर में दरवाजा नहीं है तो यहीं पर आश्रय स्थल में आकर के रातें गुजारें। ठीक, अपनी जान बचाव लिए पड़े हैं साहब। ठीक, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पड़े। जी हाँ। ये व्यवस्था ठीक लगी आपको? जी हाँ, बहुत व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, आराम से है, कोई दिक्कत खाना पीना खा करके घर से यहीं चले आते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा। बच्चों को लेकर भी यहीं चले आते हैं? बच्चे वहीं रह जाते हैं, कुछ चले आते हैं, घूमते हैं गाँव में जागरण। आपको यहाँ पर जो है ठीक लगता है कि चलो भाई पंखा भी है ना, सारी व्यवस्था की गई है, चारपाई भी मिली, गद्दा वगैरह भी दिया गया है, तो ये ठीक है? जी 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 ठीक है। और आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो यहाँ रातें गुजारते हैं आप लोग? हाँ जी, हम सुरक्षित रहते हैं? यहाँ अच्छी व्यवस्था की है? हाँ जी, यहीं पर रहते हैं। दादा क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था ये की गई है? यहाँ पर बेड, चारपाई, बिस्तर सब मिला है? हाँ, सब सुरक्षित महसूस। गाजियाबाद में एसटीएफ ने 70 करोड़ की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा का झांसा देकर ये लोगों को ठगते थे। वसुंधरा सेक्टर 5 की मोहन मेकन सोसाइटी से गिरफ्तारी हुई। दोनों को नोएडा के सेक्टर 63 थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। नोएडा में फर्जी कंपनी बनाकर ये लोगों को ठगते थे। अमरोहा के गांव में दहेज को लेकर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। ससुराल वालों ने शादी में मिले दहेज की चीजों में आग लगा दी, साथ ही महिला को भी जलाने की कोशिश की। मामला सैद नगली थाना क्षेत्र का है। घर में आग की लपटें उठती देख पड़ोसियों ने महिला के भाई को जानकारी दी फोन पर। मायके वालों ने पहुंचकर महिला को बाहर निकाला। इस दौरान महिला के पति पर चाकू से हमला भी हुआ है। महिला की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि घायल जुबेर सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। नोएडा से खबर, जहां ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश हुआ। 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से 7 बाइक, 1 स्कूटी, तमंचा और दोनों चोर अभिषेक, अरुण पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। 39 सेक्टर थाना क्षेत्र का ये मामला है।
और पेरिस पैरालंपिक्स खेलों में भारतीय खिलाड़ी हर दिन मेडल जीत रहे हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर की रहने वाली सिमरन शर्मा ने गाजियाबाद वासियों का नाम रोशन किया। सिमरन ने पैरालंपिक्स में 200 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है। सिमरन शर्मा ने महज 24.75 सेकंड में दौड़ पूरी कर ली और तीसरा स्थान हासिल किया। सिमरन को देखने में थोड़ी परेशानी है, लेकिन स्कूल के दिनों से ही सिमरन खेलों में अच्छा प्रदर्शन करती रही थी। अपने टैलेंट के बलबूते सिमरन ने आज देश का नाम रोशन किया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।